अपने हीरोज को चुनते वक्त ये नहीं सोचते लोग मेरे बारे में ये राय बनाएंगे यार कि यार ये बड़ा एक्सट्रीमिस्ट हो गया यार, ये बड़ा एंटी मुस्लिम हो गया यार, ये बड़ा भक्त हो गया यार। आपने कहा कि बापू की तस्वीर, नेहरू की तस्वीर, फिर बेटी की तस्वीर, फिर बेटे की तस्वीर, और अभी इसको तस्वीर लगाने का समय नहीं मिल रहा। आपने जिस दिन अपनी उस साइकोलॉजी को बदला, ये थोड़ी गंभीर बात है। आप अपने किसी को माने, नेता को अच्छा बुरा, ये एक अलग इशू है। इस देश में जब भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं मैं, जब भी इस देश में इतिहास लिखा जाएगा और चाटुकार अगर नहीं लिखेंगे तो यह घटना इतनी बड़ी है जो 700 साल के बाद हुई है। मैं तथ्यों पे कह रहा हूं, लफ्ज़ी नहीं कर रहा मैं। हम सब ने एक लंबे समय तक एडजस्टमेंट किया। हमको लगा कि हमारे किसी के कहने से, किसी की तारीफ करने से हमारे किसी से संबंध खराब हो जाएंगे, इसलिए हमने कायरों को, लालचियों को, दलालों को हमने अपना हीरो बनाए रखा। तो जब भी पॉलिटिकल कमेंटेटर इस देश का इतिहास लिखेंगे, अगर वो ईमानदार होंगे तो वो ये नहीं लिखेंगे कि ये देश 2014 में बदला, वो ये नहीं लिखेंगे। ईमानदारी इसमें दूसरी है। मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूं, क्योंकि मेरे लिए टारगेट राष्ट्र है, सरकार नहीं है। 2014 पैदा इसलिए हुआ कि जो समाज शाम को मुंह पे कपड़ा बांध ले, चींटी भी मर जाए तो इतना गिल्टी कॉन्शियस हो जाता था कि अपने मन में ही प्रायश्चित करता था। जब उसे लगा कि आज की परिस्थितियों में जो हमारे हत्यारों को उन्हीं की भाषा में, उन्हीं हथियारों से, उन्हीं तर्कों से, उसी लॉजिक के साथ जवाब देगा, वो ही हमारा हीरो हो सकता है। इसलिए 2014 पैदा हुआ कि समय आ गया है कि आपको बातों का जवाब बातों से और बंदूक का जवाब बंदूक से देना है। क्योंकि यह नहीं हो सकता कि कोई हमारा कत्ल करे और हम उसके सामने मंत्रों को उच्चारण करें कि सन 75 में तुम्हारे पिताजी हमारे दोस्त थे, हमारे पिताजी और हमारे दादा के बीच में बड़े अच्छे संबंध थे और हम तो भाई भाई हैं। इसलिए 2002 के नायक को आपने प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए बनाया। और यह सच्चाई है, जो ताली ना भी बजाएं, मुझे उनका भी पता है कि सच तो यही है। हम कोई विकास वीर सिंह चौहान को नहीं ढूंढ रहे थे कि विकास कहां हुआ है। ये विकास की कहानी राजनीतिक तो हो सकती है, विकास में कोई वोट देता नहीं है। ये राजनीतिक जुमला अच्छा है, क्योंकि राजनीति में इन बातों को इसलिए कहना अच्छा होता है कि बहुत सारी बातें वो लोग नहीं कह सकते जो वोट मांगते हैं। इसलिए उनको यह कहना कि विकास भारत के लोगों को भा गया है। भारत के लोगों को विकास तभी चाहिए जब तक विकास वीर सिंह चौहान सुरक्षित है। और इसी का बदलाव और दबाव देखिए। पार्टी वार्टी कौन है मैं उसको नहीं जानता, वो तो एक सिंबल के तौर पे है। ये पार्टी तो पहले भी थी, तो 14 में ही ज्ञान प्राप्त हो गया था क्या? सब सूरमा ही पैदा हुए हैं। इसमें तो ऐसे भी लोग थे कि 2014 पैदा ना हो उसके लिए हवन करा रहे थे। आप जानते नहीं हैं, चुनौती अंदर बहुत है, क्योंकि उन दलालों की दुकानें बंद हो गई तो वो परेशान हैं कि हम ये सब करने नहीं आए थे। तो वो एक पीछे का रास्ता बनाए हुए हैं अभी भी कि किसी तरीके से 180 आ जाएं तो हमारी दुकान चल जाए। लेकिन आपने भी जिद कर रखी है कि 2083 दिए, अब 303 दिए। दुनिया डर गई है कि 2024 में क्या होने वाला है। इसलिए सत्ताओं का बदलाव ये बदलाव नहीं है,
ये आपके बदलने के कारण सत्ताओं के ऊपर एक दबाव है। इसलिए मैंने कहा कि जिनकी गिनती 20 से 22 करोड़ है, उन्होंने कभी यह लालसा और इच्छा नहीं पाली कि हम एक दिन पार्लियामेंट में 300 आएंगे फिर हम कुछ करेंगे। उन्होंने इस देश की सत्ताओं के सामने हत्याओं से, मर्डर से, भीड़ से इस देश के तंत्र को, सत्ताओं को इतना झुकाया कि आपके सत्ताओं ने इस भारत के संविधान, जिसे सुबह शाम भारत का संविधान सर्वोपरि है, पिछले 70 सालों का उठा करके आप निरीक्षण करें तो एक पैरेलल व्यवस्था इस देश में इस्लामिक जिहादी मुसलमान को खुश करने के लिए पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर दी है, जो संविधान के खिलाफ है। लेकिन कोई नहीं बोलता है टिकट ना कट जाए कहीं हमारी, क्योंकि लोगों को टिकट की चिंता है, राष्ट्र की चिंता नहीं है। आप पूछ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। भारत का संविधान 1950 में बना, हो गई बात। जैसा भी है उस पर डिबेट नहीं करना चाहता, मेरा डिबेट का कोई इंटरेस्ट नहीं है, खासतौर से संविधान पे। संविधान जिन्होंने भी 1950 में बनाया, वही लोग पार्टी के ज्यादा थे, उसी मानसिकता के लोग ज्यादा थे। उन्हें अपनी सुविधाओं के अनुसार, क्योंकि सत्ता जाने वाली थी, तो भारत के प्रियम्बल, आप दुनिया का कोई संविधान उठा के देख लें, प्रियम्बल कहीं का बदलता नहीं है। प्रियम्बल जो होता है वो संविधान की आत्मा होता है। संविधान में समय समय पर अमेंडमेंट आते हैं और अमेंडमेंट के तहत उसमें बदलाव होता रहता है, वो समय के हिसाब से होता है, वो पूरी दुनिया में। लेकिन प्रियम्बल में बदलाव नहीं होता। प्रियम्बल कोई ऐसा ही नहीं है कि जल्दी जल्दी ट्रेन में बैठते हुए लिख दिया। लेकिन हमारे यहां क्या चुप्पी साधी हुई है समाज ने। आपकी चुप्पी के कारण ही वो इतने मुखर होकर झूठ बोलते हैं और आप चुपचाप सुनते रहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, जब उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बहसें चल रही थी, तब भी ये बीमारी किसी ने उठाई थी कि भारत का संविधान सेकुलर होना चाहिए। ये बीमारी उठाई थी, आर्काइव में जाके पढ़ लें, सब कुछ अवेलेबल है, सब मेरे पास है, ऐसा कुछ नहीं है। तब ये चर्चा में आया और लोगों ने खड़े होकर के, किसी ने नहीं, B.R. अंबेडकर जैसे बहादुर आदमी ने उसका जवाब दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी का सरनेम देख करके जब आप बात करेंगे तो फिर आप सच नहीं जानेंगे। किसका सरनेम क्या है क्या नहीं है, यह मेरे लिए कतई महत्वपूर्ण नहीं है। B.R. अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बहस में यह साफ साफ कहा कि भारत अनादिकाल से अनेकों प्रकार की यहां पे सभ्यता आई, मत आए, विचार आए, उसने भारत में अपने आप को बढ़ाया, यहां तरक्की की। हमने आज तक हजारों साल के इतिहास में किसी से यह नहीं पूछा कि तुम भारत की धरती पे आए हो, तुम्हारा मत क्या है, और तुम्हारा मत यह है तो तुम्हें हम यहां नहीं रहने देंगे। भारत भूमि अनादिकाल से, जो तथाकथित सेकुलर वर्ड जो हमने यूरोप से चुरा के लाए थे और किसी एजेंडे के तहत हम उसने भारत के संविधान में इंसर्ट किया, तब अंबेडकर ने कहा कि भारत की धरती में शब्द सेकुलर कहना अपने आप में भारत माता का अपमान करना है। यहां कोई जानना नहीं चाहता किसी से कि भाई किसका मत क्या है, जो है जाएं आप, इस मत जाएं, इस रास्ते से जाएं, सच की प्राप्ति के लिए जाइए। उसका एक श्लोक भी है जो इस देश के प्रधानमंत्री कई बार बीच बीच में बोलते हैं। लेकिन जब जब कुछ पार्टी आगे बढ़ती है तब तक वो शोर करते हैं और ये खट से अपोलोजिस्टिक हो जाते हैं। वही लोग जो संविधान सभा में ज्यादातर जिनकी गिनती थी, उन्होंने उस वक्त संविधान के प्रियम्बल में शब्द सेकुलर नहीं डाला। लेकिन सन 1976 में राजनीतिक रस्साकशी थी और अस्तित्व का सवाल था और किसी एजेंडा था, तो आपने यूरोप की परिकल्पना को उठा करके भारत के संविधान में 42वें अमेंडमेंट के तहत आपने बिना चर्चा करे प्रियम्बल में शब्द जोड़ा, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म।
सन 1976 में जब भारत के ज्यादातर नेता जेल में बंद थे और ढंढोरा पिट गया के बाद, तो भाई सवाल पूछना चाहिए, क्या 1976 में आरएसएस के लोग सत्ता में आए थे जो इसको बदलना चाहते थे? लेकिन ये सत्ता के नजदीक पहुंचते हैं, वो कहते हैं ये संविधान बदल देंगे, ये संविधान और ये बेचारे पीछे चले जाते हैं। उन्होंने 25 साल के अंदर अंबेडकर के संविधान में अमेंडमेंट करके सेकुलरिज्म डाल दिया। लेकिन आपके पूर्वजों ने क्या काम किया है जिससे आपका महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है? इसलिए विजनरी लोग कभी इसकी चिंता नहीं करते कि मेरे रहते रहते मुझे एमपी क्यों नहीं बनाया, राज्यसभा में क्यों नहीं भेजा, मुझे वो पद क्यों नहीं भेजा। अगर ये मन में है, आप लड़ाई पॉलिटिक्स करें, लड़ें, एमपी बने, वो आपकी इच्छा है, उस पर कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर सारा समाज ये सोचने लगेगा तो सच बोलेगा कौन? इसलिए अंबेडकर ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इतना बड़ा काम किया, इसकी चर्चा मैं सड़क सड़क करता हूं, गली गली करता हूं। जितनी मेरी हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से पूरी कोशिश करता हूं, और सबसे कहता हूं कि इसमें जरूरी नहीं है कि मैं आपसे मिलने आया था ये किसी को पता चले। मैं आपको ये तथ्य देने आया हूं, इसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बस इतना ही कर दीजिए। मैं कुछ भी आपसे नहीं चाहता। अगर आप मुझसे पूछते हैं, मेरा सम्मान करते हैं तो। इसलिए ऐसी ही 3-4 मुहिम को लेकर के हमारी टीम लड़ी। हमारा कोई दूर दूर तक उस फंक्शन का होने में भी हम नहीं जाते। हमको जो आत्मसंतुष्टि बैठ के कमरे में देखना होता है कि जो हमने मुहिम चलाई थी वो देखो आज इंडिया गेट पे हो रही है, हम इसमें खुश रहते हैं और वही हमारी संतुष्टि का कारण है। और इसलिए हम कभी विचलित नहीं होते, ये कर दिया वो कर दिया, हमें ये नहीं मिला, ये थॉट ही नहीं है। इसलिए उन 4 चीजों में से एक बताता हूं, इसी साल पूरी होगी। पहले उसकी डेट अनाउंस हुई थी। अब क्योंकि सत्ता पे जो लोग बैठे हैं उसको मुझे लगता है कि इतना लीवरेज हमको समय देना चाहिए कि वो किस दिन इस काम को करेंगे ये उन्हें चुनने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं इस बात से खुश हूं, मुझे हल्का हल्का डर भी था कि ये 15 तारीख को हो, लेकिन जितने उस परिवार से कनेक्टेड लोग थे सबने कहा ये नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा यार चाहता तो मैं भी हूं कि ना हो, और जब नहीं हुई तो मुझे संतुष्टि हुई, क्योंकि वो जिस डेट में होने वाली है तब आपको पता चलेगा कि लड़ाइयां ऐसी लड़िए जिससे तत्कालिक तौर पे फायदा ना हो। हम ना भी रहें तो भी नस्लें उस पुरुषार्थी को देखेंगी। सुभाष चंद्र बोस, जिसे भारत के इतिहास में चाटुकार नेहरू जी के सामने बड़ा बनाने के लिए संयुक्त भारत में, इसलिए मैंने आपको 4 घटनाएं 1946 की सुनाई ताकि आपको ध्यान रहे कि क्वीन के सामने शपथ ले रहे थे यूनियन जैक के, और जो रिश्तेदार थे उनके माउंटबेटन, अब रिश्ते में क्या लगते थे ये मुझे नहीं पता, जो नाम आपको देना है दे लीजिए, आजाद हैं। वो उनके लिए शपथ ले रहे थे। लेकिन इसी भारत की धरती पर, और उसका कनेक्ट क्योंकि महाराष्ट्र से है इसलिए मैं जोड़ता हूं, इसलिए उसका नाम ले रहा हूं। एकदम आप जरा इसको स्पिरिचुअली देखें, एकदम भारत का ईस्ट और भारत का वेस्ट, उस बंगाल से एक आदमी ने, जब वो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, इन बापू इनसे पहले, चचा से पहले चुन लिए गए थे, वो उसे कहते हैं पुरुषार्थी आदमी, उसे कहते हैं आत्मा बल वाला आदमी। वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने एक क्रांति की नींव रखी थी। इसलिए चाटुकारों ने क्या कहा, फिर गांधी का रोल देखिएगा आप। वो चुन लिए गए, अध्यक्ष बन गए, बापू गए उनके पास, सुभाष तुम इस्तीफा दे दो। इतने बड़े कैरेक्टर के लोग थे, वो गांधी जी की इज्जत करते थे। उन्होंने ये नहीं पूछा गांधी जी मैं इस्तीफा क्यों दे दूं, उन्होंने कहा ये लीजिए इस्तीफा। और वो ये समझ गए कि ये चाटुकारों की दुकान हो गई है, लिहाजा इसमें रहना ठीक नहीं है। पूरी दुनिया भर में वो आदमी घूमा, लौट के भारत आया और उसने 21 अक्टूबर
1943 में भारत राष्ट्र की आजादी की घोषणा की। महत्वपूर्ण बात क्या है? एक आदमी अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पाया, 12 वोट में से उसे एक वोट नहीं मिला। उसकी अपनी पार्टी के लोगों ने उसे पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुना। लेकिन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अपना रेडियो चलाया, स्टंप चलाई, करेंसी चलाई और दुनिया के 11 देशों ने सुभाष बाबू की आजादी भारत की और उनके प्रधानमंत्री पद को स्वीकार करके भारत को मान्यता दी। और उन 11 राष्ट्रों में ऐसा भी नहीं था निकारागुआ ने दे दी हो, ऐसा नहीं था। यूएसएसआर उसमें से एक देश था जिसने मान्यता दी। यह देश सुभाष को हीरो नहीं मानता, उसकी चर्चा नहीं करता, इस तथ्य को सामने नहीं रखता। लेकिन नेहरू जी ने 19 साल वो ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री थे कि आपका कभी कभी किसी बाहरी आदमी से आमना सामना हो जाए तो एक सच्चे भारतीय के नाते मेरा तो शर्म से सर झुक जाएगा और झुकना चाहिए। वो देश के पहले ऐसे महान प्रधानमंत्री थे कि हमारे यहां ये जो पद्म पुरस्कारों की दुकान लगी हुई थी, उस पद्म पुरस्कारों को देने वाली कमेटी का चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है। 1956 में पद्म पुरस्कारों की कमेटी के चेयरमैन थे नेहरू जी, और उन्होंने खुद अपने आप को ही भारत रत्न दे दिया। अब अगर कोई ये पूछे कि ऐसा होता है, ऐसा हो चुका है, तो आज लोगों को लग रहा है ये कैसे फटे टूटे कपड़े वालों को बांट रहा है, ये कहां कहां से लोग आते हैं अवार्ड लेने के लिए। तो उनकी तफलीक का कारण समझो। फिर मां ने भी ले लिया, और जो हवाई जहाज से उतरे उन्होंने देश चलाया, उन्होंने भी ले लिया। अब ये जो बेरोजगारी का दौर आया है, इसलिए संकट है। तो मैं आपसे जो बार बार बात कह रहा हूं, जो मेरा एम्फेसिस, जो मेरे मूल में आप हैं, वो इसलिए हैं कि जिस दिन भी आप तय कर लेंगे आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, वो आपकी निजी पहचान है। और मैं उसे सार्वजनिक मंचों से तथ्यों के साथ इसलिए कहता हूं ताकि कोई इस बात को न समझे कि मैं किसी के खिलाफ हूं या किसी के साथ हूं। मैं आज भी कहता हूं, आज भी रावण को देखा था हम में से किसी ने? हम में से कोई रावण से मिला है आज तक? किसी उसके रिश्तेदार से मिला है? आज भी रावण भी ब्राह्मण था, कोई इसमें डाउट है? और परशुराम भी ब्राह्मण थे, दोनों ब्राह्मण हैं। लेकिन आज 2022 के भारत में आज भी, क्योंकि भारत अनादिकाल से कर्म प्रधान देश रहा है, जाति प्रधान नहीं रहा। इसलिए मैं बताता हूं आपको, परशुराम 24 कैरेट के ब्राह्मण थे, रावण भी ज्ञानी था, ब्राह्मण था। रावण से एक गलती हो गई, एक कृत्य हो गया जो उस समाज की मान्यताओं परंपराओं के हिसाब से एक बड़ा जघन्य अपराध था। आप में से किसी ने नहीं देखा है, ये सुना है ना? आप देखिए, ये चरित्र भारत के अंदर ही मिलता है कि आज भी रावण के उस कृत्य के कारण रावण आज भी चौराहे पे जलाया जाता है। परशुराम अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। और पैराडॉक्स देखिए, जो लोग जाति की बहुत बात करते हैं, राम क्षत्रिय थे, यही बताया गया हमें। रावण के उस कृत्य के कारण एक क्षत्रिय ने रावण को दंड दिया और उनकी मृत्यु हो गई। आज तक ये जो ब्राह्मणवाद की दुकानें चलाते हैं लोग, उनको मैं बताना चाहता हूं,
आज भी भगवान राम जो क्षत्रिय हैं, जिन्होंने रावण का वध किया, आज भी हमारा समाज, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, आज भी कोई राम को जो क्षत्रिय हैं उन पे ब्राह्मण वध का आरोप नहीं लगाता है, नहीं लगाता है। और उस ब्राह्मण को देखिए, वही ब्राह्मण आज भी सदियों से उसी राम की मंदिर में पूजा करता है। और वही ब्राह्मण वाल्मीकि की लिखी रामायण को ही अंतिम मानता है, शर्मा जी की लिखी हुई नहीं मानता। यह है भारत की ताकत। इसलिए परशुराम जब यह कहते हैं, जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है, अपने कर्मों से ब्राह्मण बनिया ठाकुर बनता है। इसलिए हमारे समाज में जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, अब यहां एक बारीक सी लाइन है, क्योंकि आप मैकॉले के स्कूलों में पढ़ के आए हैं, इसलिए उस लाइन को समझाना चाहता हूं। शिक्षा और ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। 3 घंटे का अच्छा ठीक से पेपर दे दिया, तुक्का लग गया, सारे सवाल ठीक हो गए, वो आईएएस बन गया, तो वो भाई ज्ञानी नहीं हो गया। ज्ञान आपको हमारे जो इतिहास बताता है, ज्ञान मंदिर में मिलता है और शिक्षा स्कूल में मिलती है। इसलिए हम कहते हैं ये बहुत ज्ञानी आदमी तो समझते हैं इसको सारे फिजिक्स के फॉर्मूले याद हैं, इससे ज्ञानी नहीं होता। तो ज्ञान की हमारे यहां हमेशा पूजा हुई, वो कोई हुआ। इसलिए आज 2022 के भारत में कोई बता सकता है कि बिहार की राजधानी पटना में सबसे बड़ा मंदिर है? जाइए जरा, पूछिए जरा, उस मंदिर का मेन पुजारी दलित है। किसी ने पूछा उससे कि यह दलित है, इससे प्रसाद नहीं लूंगा। लोगों को पता भी नहीं है। यही हमारे सनातनी समाज की ताकत है। बदकिस्मती से हुआ हमारे साथ यह है कि जिसे हम संविधान मान रहे हैं, इस देश का संविधान, इस देश की सरकारें हमें बताती हैं तुम दलित हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम बनिए हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ये सरकारें बताती हैं और संविधान बताता है। किसी भी रेल में प्रख्यात पंडित, प्रख्यात ब्राह्मण, ठाकुर कोई भी जा रहा हो, जरा सोच के देखिए, किसी रेल में जो खाना खिलाने वाला आता है, आपने खाना लेने से पहले पूछा कि तू दलित है कि नहीं दलित है? वो खाना देता है, आप पूरे चाव से खाते हैं। ये भारत के समाज की शक्ति है। इस देश का संविधान आपको बताता है, इस कॉलम में लिखना है तुम एसटी हो कि नहीं हो। संविधान समाज को तोड़ता है और समाज का पुरुषार्थ उसे बार बार जोड़ता है। ऐसे संविधान में ऐसी तमाम चीजों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। इसलिए हमारे यहां बड़े बड़े राजा हुए, जिन्हें आप आज की डेट में ओबीसी भी कह सकते हैं, दलित भी कह सकते हैं। एक नैरेटिव चला कि दलितों के ऊपर ब्राह्मणों ने बड़ा अत्याचार किया है। आज भी ये नेगेटिव चल रहा है। बड़ौदा के राजा गायकवाड़, उनके यहां जाके देखिए, वो सब उनके परिवार के लोग जिंदा हैं। मेरा वहां जाना ज्यादा होता है। उस गायकवाड़ परिवार ने, उन्हें पूरे देश में से कोई नहीं मिला। उनको लगा अंबेडकर में वो जिज्ञासा है, वो जिजीविका है, वो पढ़ने की ताकत है। उनके स्कॉलरशिप पे अंबेडकर को पढ़ने भेजा बाहर। उन्होंने पूछा तुम दलित और मैं ब्राह्मण हूं, तुम्हें नहीं भेजूंगा। राजा रवि वर्मा, जो अपने जमाने के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनको लाए और कहा कि आप मेरे राज में रहिए, उन्हें सुविधाएं दी। इसलिए यह मत कभी गलती करिएगा, अगर हो गई है तो मैं आप सबसे, इस पूरे भाषण का सार मेरा इतना ही है, यह जाति आपकी निजी पहचान है, बस ये घर की चौखट के अंदर तक रहनी चाहिए, बस। 5 साल में जब भी 1 मिनट के लिए
5 साल में 1 मिनट का समय मेरे लिए नहीं है, इस राष्ट्र को बचाने के लिए मांगता हूं। और राष्ट्र में कोई सरकार वरकार नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। 5 साल में 1 दिन, उस दिन का सिर्फ 1 मिनट, जब भी वोट दें तो ये सोच के वोट दें कि मैं सनातनी हूं। बस ये वोट देते वक्त आप क्या क्या होने जाते हैं और फिर आप अगले 5 साल तक रोते हैं। जो भी है आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए जिस तरीके की भाषा वो चाहता है वो बोल रहा है, उसको बोलने दीजिए। और अगर 2014 से ये सिलसिला इतना ताकतवर हो गया है कि 700 साल के बाद, ये बार बार 700 साल का शब्द मैं इसलिए दोहराता हूं कि जब आप 700 साल बोलते हैं तो हैदराबाद वाला बहुत परेशान होता है।